यहाँ एक आता था ना, बाबूलाल यादव से आता था वो एक लड़का, एयरवे से आता था सॉरी। ये डिस्कस करेंगे, फिर प्रॉब्लम से डिस्कस करेंगे ना, जैसे तुमने पूछा वो इंक्लाइंड वाली प्रॉब्लम्स और कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, है ना। तो पहले म्यू एस को डिस्कस करते हैं कैसे डिस्कस। एक मेथड होता है इंक्लाइन वेट का, ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये वाला है ना जो इंक्लाइन मेथड, इस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और ये कंसेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं, तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मुझे याद है उस दिन एक क्वेश्चन पूछा था उससे, तो उसमें ये कंसेप्ट यूज हो रहा था, है ना। और देखने में ऐसा लगेगा पता नहीं कितना डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, लेकिन जब कंसेप्ट पता है तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। एक वर्टिकल ये है और एक ये इंक्लाइन, कोई एक लकड़ी का ना बोर्ड है ना, जैसे ये बोर्ड ले लो, है ना। तो ये दीवार पे हमने एक हिंज लगा दिया है इस तरह से यहाँ पे, ये इसके अबाउट मूव कर सकता है ऊपर नीचे, है ना। जैसे इसको उठा के मैं इस पोजीशन में ले, है ना, तो ये वाली पोजीशन बनी। और फिर अगर इस पे कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे एम मास का, है ना, ठीक है। और मान लेते हैं कि हम बिल्कुल ना यहां से स्टार्ट करते हैं, थीटा ज्यादा है ना, ये अभी ये एंगल पे थीटा है इस वाली पे, तो इसका अभी जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, अभी कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो इसमें mg कर रहा है नीचे, है ना, mg कर रहा है, और एक ये n कर रहा है, और एक फ्रिक्शन फोर्स भी होगा जो कि ये नीचे जाना चाहेगा, है ना, बैकवर्ड, तो ये फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है। तो n कितना होगा यहाँ पे, ये एंगल अगर थीटा है तो जो mg का ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये n के बराबर होगा, यस सर, है ना। तो n will be equal to mg cos थीटा, ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, अब ये और ये परपेंडिकुलर है तो ये कितना होगा थीटा, तो mg cos थीटा। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन स्ट्रेटिक कितना हो सकता था, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो सकता है, म्यू एस मैक्सिमम फ्रिक्शन, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन पूछना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो तो वेरी करता है ना, लेकिन जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है स्टैटिक वो कांस्टेंट होता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, F equals to mu s n, है ना, mu s n होगा, और mu s mg cos थीटा कितना हो जाएगा। अब इस पे अलोंग द वेज कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो जो mg का अलोंग द वेज कंपोनेंट है और एक f कंपोनेंट, और अगर ये रेस्ट पे है ना, ऊपर कर रहे हैं मतलब किसी पर्टिकुलर एंगल पे ये रेस्ट पे, तो उस केस में क्या हो रहा होगा कि ये f इसके बराबर हो रहा होगा, yes. तो f will be equal to mg sin, तो इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, है ना।
म्यू एस कितना निकल के आ जाएगा, एम जी से तो एम जी कैसे हो जाएगा है ना, म्यू एस एम जी cos थीटा वन इक्वल्स टू एम जी sin थीटा, एम जी से एम जी कैंसिल हो गया तो म्यू एस कम्स आउट टू बी sin थीटा अपॉन cos थीटा और म्यू एस इक्वल्स टू tan। तो अगर वैल्यू जो थीटा की है ना, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस हो जाएगा, तब ये सेटिस्फाई हो रहा है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। अच्छा, थीटा की वैल्यू अगर tan इनवर्स म्यू से कम रहेगी तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू अगर tan इनवर्स म्यू से कम रहेगी तो क्या होगा भाई, देखो थीटा पे तो ये बराबर है, एफ भी बराबर हो रहा है और स्लाइड में ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस आ गया है ना। लेकिन अगर मैं जैसे ये बोल्ट था इसको और नीचे कर दूं थोड़ा स्लाइड करना, मतलब ये जो थीटा है इसको और बढ़ा दूं एक तरह से, है ना, थीटा को मैं बढ़ा दूं तो क्या हो रहा होगा, स्लाइड करने लगेगा, है ना, क्योंकि उस केस में क्या हो रहा है, ये तो इतना ही रहा लेकिन ये बढ़ गया mg sin थीटा, क्योंकि mg sin थीटा की वैल्यू थीटा के साथ बढ़ेगी, तो जब ये बढ़ेगा तो ये उतना ही रहा, तो ये गिरने लगेगा, है ना। और ऐसे ही अगर मैं थीटा के ऊपर ले जाऊं इस बोर्ड को तो क्या होगा, तो वो अपनी जगह पे चुपचाप वैसे ही बैठा रहेगा। क्यों, क्योंकि ये कम हो रहा है, ये जो कंपोनेंट था अल्हम्दुलिल्लाह, और ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा उतना ही, ये तो अपने आप को कम ज्यादा कर सकता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी भी चीज का फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना चाहें, जैसे इस केस में हम किसका निकाल रहे हैं, ये जो ब्लैक बोर्ड था और ये ऑब्जेक्ट है ना, इनका फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालने के लिए आ रहा है, मतलब रेस्ट की कंडीशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ रही है, वो आ रही है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो वो गिरने लगेगा, इससे कम हो रहा है तो करेगा, ठीक है, बेटर रहेगा अपने लिए, है ना। अब मैं तुम्हें ना एक इससे जुड़ा एक प्रॉब्लम बोलता हूँ, मतलब बाकी बाद में करेंगे, मैं इससे जुड़ा बताना चाहता हूँ। प्रीवियस ईयर जो पेपर है उनमें आ रखा है, a block of mass m, a block of mass m is placed on a surface with a vertical cross section given by y equals to x cube by 6, y equals to x cube ऐसा ही आता है ना, तो x cube y equals to x cube by 6 पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ, ये m मास। अब ये पूछा है इसमें म्यू दे रखा है 0.5, म्यू दे रखा है 0.5, ये पूछ रहा है द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट विच द ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग। हम इसमें कहां कौन सी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं कि वो फिसले ले। जो तुम्हें अभी पढ़ाया इससे तुम इसे रिलेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे। देखो यहां पे कोई एक स्लोप होगा इसका, है ना, तो एक तरह से तुम ये मान सकते हो तुमने ये वेज पे रखा हुआ है ना, और वेज पे इक्विलिब्रियम में रहने के लिए
कंडीशन क्या होना चाहिए, म्यू इक्वल टू टेन थीटा म्यू के बराबर होना चाहिए। और टेन थीटा क्या होता है किसी भी पॉइंट पे, उसका स्लोप होता है। तो हम क्या करेंगे, म्यू को टेन थीटा के बराबर रख दो, है ना। म्यू हमें गिवन है, टेन थीटा हम उसको डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। डी बाई डी एक्स टेन थीटा होता है। इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स कितना है, एक्स क्यू बाई 3 एक्स बाई 6, तो 3x स्क्वायर बाई 6, यही तो है टेन थीटा इस पॉइंट पे। यस सर। और ये कितना होना चाहिए, ये म्यू के बराबर होना चाहिए, यानी ये 0.5 के बराबर होना चाहिए। तो x तो 1 आ गया, है ना। सॉल्व करने पे x 1 आ गया प्लस माइनस 1, लेकिन क्योंकि नीचे की तो बात ही नहीं हो रही है, ग्राउंड के ऊपर की बात हो रही है, तो हमें x इक्वल टू 1 पे ही निकालना है। अब 1 पे कैसे निकालोगे, हमें हाइट निकालनी है बेसिकली, कौन सी जगह निकालना है, x1, करस्पॉन्डिंगली y किससे निकाल लोगे, y इक्वल टू x क्यू बाई 6। तो x इक्वल टू 1 पे कितना होगा भाई, 1 बाई 6। तो हम अगर इस ग्राफ में 1 बाई 6, है ना, इस पोजीशन पे पार्टिकल को रख देंगे तो वो वहां पे बैठा रहेगा, खुल के नहीं आएगा। सेम है ना जो मैंने अभी बताया, दोनों मैच हो रहे हैं ना दोनों कॉन्सेप्ट। और इस तरह के एक नहीं, मैं देख रहा था एडवांस में भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रखी है, जी एड में, IIT जी एडवांस में भी इस तरह की आ रखी है, 2 प्रॉब्लम आ रखी है ना। तो ये कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है बस, है ना। अब आते हैं प्रॉब्लम्स पे। ये यहां तक क्लियर नहीं है, समझ में आया था ना सबके, नहीं आया चलते हो। ये था म्यू के का। अगर म्यू के निकालना होता है तब क्या करना होता है, कैलकुलेट अगर करना है तो ये तो म्यू एस निकालने का बताया ना अभी आपको। म्यू के निकालना है तो क्या करना है, मैं क्या करूंगा, नीचे अगर लेके आऊंगा मैं उसको तो वो गिरने लगेगा, एक बार मोशन में आ जाएगा तो फ्रिक्शन तो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन तो कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, फिर से उसे हल्का हल्का ऊपर लेके जाएंगे। जब हल्का हल्का ऊपर लेके जाएंगे तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसमें कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने लगे, है ना। तो वो एंगल निकाल लेंगे, वो हमें उसकी वैल्यू दे देगा काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। वही कंडीशन रख लेंगे फिर से, mg sin थीटा इक्वल्स टू म्यू के mg cos थीटा, तो वहां से हमें म्यू के मिलेगा, ठीक है। एक प्रॉब्लम कराता हूं। So the problem is a block of mass 0.1 kg is held against a wall applying a horizontal force of 5 Newton. ये ब्लैकबोर्ड है, ये दीवार है एक तरह से, यहाँ पे 0.1 का मास रखा हुआ है, 0.1 kg, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस तरह से, कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ मैं, 5 न्यूटन, ठीक है। फोर्स जो अप्लाई हो रहा है F इक्वल टू 5 न्यूटन। अब इसे इस तरह से एग्जैक्ट समझाने के लिए बना रहा हूं मैं, तो ये दीवार है, इधर में फोर्स लगा रहा हूं 5 न्यूटन, ठीक है। अब ये कह रहे हैं, हाँ परफेक्ट, क्वेश्चन की लैंग्वेज है, अ ब्लॉक ऑफ मास
1 kg is held against a wall applying a horizontal force of 5 न्यूटन on the block। बेसिकली कोई टेस्टर था, तो 0.1 kg का हम उसे इस तरह से फोर्स कर रहे हैं तो कि वो नीचे नहीं गिर जाए, अपनी जगह पे रुका। हाँ? अब ये आगे क्वेश्चन में देखा, if the coefficient of friction between the block and wall is 0.5, म्यू दे रखा है तुमको 0.5, म्यू is equal to 0.5। The magnitude of frictional force acting on the block is, आपको बताना है ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। कर लोगे? कैसे करोगे इसे? इस केस में रिएक्शन देखो, फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू एन, है ना। जो मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल है वो यही होता है। अब मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन कितना है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हमें दे रखा है 0.5, एन कितना है, एन 5 न्यूटन है। एग्री कर रहे हैं ना? कैसे निकालते हैं, देखो जब हम इसे प्रेस कर रहे हैं 5 न्यूटन से, हम इसे दीवार पर प्रेस कर रहे हैं, दीवार भी इस पे 5 न्यूटन फोर्स ही लगाएगा, है। तो जब इस डायरेक्शन में जाएंगे, अगर हम ये n और ये f, तो f इज इक्वल टू n, ये 5 है, n इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है 0.5 इंटू 5, कितना हो गया ये 2.5 न्यूटन, है ना। और बॉडी पे नीचे की तरफ एक जी भी लग रहा होगा, है ना। तो जी पे कितना कितना होगा 1 kg। तो इधर है mg और ऊपर क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन, है ना। अब कितना लग रहा है 0.1 kg कहां से, जी 10 होता है, so this value is equal to 1 Newton, 0.1 into 10 equals to 1 Newton। तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, आंसर 11 में का 1 न्यूटन ही होगा। इतना क्यों सोच रहे हो? क्या होगा इसका आंसर 1 न्यूटन। देखो फ्रिक्शन जो होता है, जब तक वो लिमिटिंग से कम है वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है ना। तो वो क्या है, जितना तुम खींचोगे उतना ही वो तुम्हें खींचेगा। हाँ, अगर तुम ये जो लिमिटिंग मैक्सिमम कितना था 2.5, इससे ज्यादा लगा दोगे तब फिर चेंज हो जाएगी वैल्यू, है ना। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन तो इतना है 2.5, अगर इससे कम हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लेगा कि जितना फोर्स हम लगा रहे हैं उतना ही लगाएगा। तो जो फोर्स आएगा फ्रिक्शनल फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन। मतलब ये ऐसा है कि सीधे सीधे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें है कुछ नहीं, बट सीधे सीधे कंसेप्ट लग रहा है कि वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। अब क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का ही केस है ये, और हम जो पुल कर रहे हैं उसे mg से कर रहे हैं, अर्थ हम तो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी वो पुल हो रहा है mg फोर्स से। अब mg कितना है 1 न्यूटन, बिकॉज मास इज 0.1 एंड g इज 10, तो कितना हो जाएगा 1 न्यूटन। तो फ्रिक्शन भी इतना ही होगा 1 न्यूटन, है ना। अच्छा, ऐसा ही एक क्वेश्चन और है।
30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है और इसमें ब्लॉक रखा हुआ है 2 kg का, 2 kg और ये रेस्ट पे है। The coefficient of static friction between the block and plane is 0.7. Mu s is equal to 0.7. Find the frictional force on the block. ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स बताना है आप लोगों को। F निकालना है ब्लॉक पे कितना लगा, कितना होगा? निकालो अभी। आंसर बता दो। 10 न्यूटन। और किसका है 10 न्यूटन? तुम लोग ना जो जी और एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वो ये वाली बुक भी ले लें। जो नीट के लिए कर रहे हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन उनको एडवांस वाले प्रॉब्लम नहीं लगाने, उनको केवल जी मेंस तक के प्रॉब्लम लगाने हैं, ठीक है? नीट वाले भी ले सकते हैं। ये है अरिहंत का, ये IIT जी फॉर मेंस एंड एडवांस 42 ईयर्स, इसी साल का है ना। लेकिन नीट वालों को क्या है, इसमें से केवल और केवल वही लगाने हैं जो मेंस में आए हैं, जी मेंस में। जो जी एडवांस में आए हैं वो वाली प्रॉब्लम नीट वालों को नहीं करनी है। अच्छा, कैसे निकालेंगे इसको? अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इसको फोर्स कौन सा है? mg डाउनवर्ड एंड इधर होगा, है ना? और रेस्ट पे है तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा इधर, है ना? तो n कितना हो गया? n इक्वल टू mg cos 30 डिग्री। तो फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू टाइम्स n। म्यू कितना है? 0.7। n कितना है? mg 2 into 10 into cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। √3/2। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 7/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये कितना हो गया? 7 into 1.7, 1.73 होता है ना, √3। तो जितना भी आ रहा होगा, है ना, 11 से 12 के आसपास आ रहा होगा लगभग, है ना। अब इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर और इसका जो mg का कंपोनेंट अलोंग द वे, और एक अपोजिट में फ्रिक्शन। तो ये वाला कंपोनेंट कितना है? mg sin थीटा। ये मान लो अगर F1 है तो F1 इक्वल टू mg sin 30 डिग्री। तो ये कितना आ रहा है? 2 kg 2 into 10 into 1/2। तो ये आ गया 10 न्यूटन। अब एक बात बताओ, लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम जो हो सकता था वो था लगभग 12 न्यूटन, है ना? और हम इसको इधर खींच रहे हैं 10 न्यूटन से, तो वो 12 से कम है, है ना? तो फ्रिक्शन कितना होगा?
सिंपली जितने से हम उसे पुल कर रहे हैं 10 हो 10, क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो तो सेल्फ एडजस्टिव है ना। तो अगर हम 5 लगाते हैं इधर, मतलब ये टोटल, इस पे अगर हम 1 न्यूटन और लगा दें, मान लो ये 10 है, इस पे हम कहें कि 1 न्यूटन के फोर्स से और खींच रहे हैं, तो कितना हो जाता है टोटल 11, फ्रिक्शन भी 11 हो जाता। अगर हम ये कह रहे थे इसको हम 4 न्यूटन से इधर और खींच रहे हैं ऊपर की तरफ, तब चेंज हो जाएगा। बट अभी जब तक हम नीचे बढ़ा रहे थे लेकिन वो 12 से कम रहता, तो उस केस में जितना टोटल फोर्स आ रहा था वही फ्रिक्शन, ठीक है। इसके अलावा प्रॉब्लम्स की थी तुम लोगों ने घर जाके, किए या नहीं की? मैंने बोला था ना एच सी वर्मा की वो प्रॉब्लम्स निकालना। कितने लोगों ने किए हैं? 1 2 3 लोगों ने किए हैं। हो गई थी प्रॉब्लम्स सारी हो गई? हाँ वो 2 वाले बेटा कौन सी? अच्छा जिसमें बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, और उसकी एक्सरसाइज जिसमें न्यूमेरिकल्स हैं वो की नहीं की? चलो एक्सरसाइज में से मैं कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा, ठीक है। तुम लोग चाहो तो तुम तीनों चारों जो भी हो ना ये कुछ करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि कंसेप्ट के लिए ना जो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ एक्सी करूँगा वो सफिशिएंट है। उसके बाद तुम्हें बस प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना, क्योंकि कंसेप्ट तो उससे ज़्यादा थोड़ी है फिजिक्स में, जो है वही है। बस फिर तो तुम्हें ये देखना है कि कैसे प्रॉब्लम को टैकल करना है ना। एच सी वर्मा मोर देन सफिशिएंट है नीट के लिए। अगर एच सी वर्मा कर ली तो नीट का तो शायद ही कोई क्वेश्चन हो जाएगा जो नहीं होगा। मोर देन सफिशिएंट है नीट के लिए। नया ले लो, हालांकि उसमें चेंज नहीं है, 2-4 क्वेश्चन ही पढ़े हैं, ज़्यादा चेंज है नहीं, बट वो पुराना हो या नया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जब तुम प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करोगे अपने आप से दिमाग चलने लगता है ना, क्योंकि वो उसकी खासियत खुद की ये है कि मतलब वो इस तरह से पढ़ा या उसमें जैसे वो तुम्हें खुद पढ़ा रहा हो, तो वो टॉक करती है वो खुद तुमसे, उसके कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। हमने उस दिन इसके प्रॉब्लम्स किए थे अप्रोक्सीमेटली अप टू 13 तक हमने इसके न्यूमेरिकल्स किए थे ना। तो अच्छा तुम लोगों को कोई ऐसा प्रॉब्लम था जो पूछना था, जो तुमने किए जो नहीं हुआ तुमसे? पूछना क्या है पता? ओके सो लेट अस डू द प्रॉब्लम 14। ये प्रॉब्लम आगे 4-5 हैं इस तरह की, इनमें एक ही कंसेप्ट लग रहा है। कंसेप्ट क्या है वो देखें, है ना। तो इन प्रॉब्लम 14 इट इज गिवन दैट द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन ए रोड एंड टायर ऑफ अ व्हीकल इज 4/3। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हमें दे रखा है। फाइंड द मैक्सिमम इंक्लाइन द रोड में हैव so that once the brakes are applied the vehicle going down at a speed of 36 km/h is stopped in 5 minutes। तो ये रोड है और यहाँ पे कोई कार आ रही थी जिसकी इनिशियल स्पीड इशू दे रखी है 36 km/h। ब्रेक लगा दी है उसमें और t = 5 मीटर, 5 मीटर में वो स्टॉप हो गया। और इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है कि ये मैक्सिमम एंगल कितना होगा, है ना।
चाहिए कि ये मैक्सिमम एंगल बताओ जिस पे कि हम जब ब्रेक लगा दें तो ये 5 मिनट में रुक जाए। तो म्यू दे रखा है कितना 4/3 जाना, म्यू दे रखा है 4/3। अच्छा एस है वो सॉरी स्टॉप डिविजन 5 मिनट एस है। अच्छा जब ब्रेक लगा दिए गाड़ी नीचे आ रही है तो उस पर जो फोर्स होगा केवल अपोजिट में वो कौन सा होगा? फ्रिक्शनल फोर्स है ना। और म्यू तुम्हें दे रखा है ना। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? म्यू एम म्यू एन है ना, म्यू एन मैक्सिमम होगा। तो अब क्या है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। पहला तो यही है ना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। एफ निकल आएगा, फिर उसका अलोंग द जो वेज है वो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। म्यू इक्वल टू 4/3 है। हाँ 4/3 दे। तो इस पर फोर्स कितने एक्ट करना है? एक तो एम जी एन फ्रिक्शन लगेगा है ना, यही फोर्स है ना। अब वर्टिकल मतलब जो बेस था उसके परपेंडिकुलर कोई मोशन नहीं है ना। तो जो एन है एन विल बी इक्वल टू दिस कंपोनेंट, ये एंगल थीटा होगा। तो एन इक्वल टू एम जी cos थीटा। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? म्यू एन तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू एन इक्वल टू म्यू एम जी cos थीटा है ना। अब फोर्स इधर है ना, मतलब गाड़ी नीचे जा रही है और वो धीमे धीमे रुक रही है, यानी कि जो ऊपर वाला फोर्स है वो ज्यादा है ना। तो एफ ये इधर अलोंग द वेज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगी? एफ माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम एच है ना, इतना ही रहेगा। एफ कितना है? म्यू एम जी cos थीटा माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू एन एम। एम तो कैंसिल हो जाए, जरूरत नहीं पड़ रही है। तो म्यू जी cos थीटा माइनस जी साइन थीटा इक्वल टू ए। ए कितना है ना, ए निकाल सकते हो। इनिशियल स्पीड यू कितना दे रखा है? 36 किलोमीटर पर आवर। और v कितना है? फाइनल स्पीड 0 क्योंकि रुक जा रही है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक रही है? 5 मीटर। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2a है ना। a निकालो कितना आ रहा है? तो u आपको गिवन है s गिवन है, v 0 हो जाएगा। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2a। तो 0 इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2a implies a इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2s है ना। कितना आ गया ये?
और एक और बात जो हमें ध्यान रखनी है ना, जब इनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो बैटरी है कि एमपीएस सिस्टम में ही यूज करो। जैसे किलोमीटर पर आवर में दे रखा है तो उसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, तो नहीं तो फिर वो न्यूटन और उन सब में चक्कर पड़ेगा ना, जी की वैल्यू है ना। बैटरी है कि सारा का सारा एमपीएस में यूज करो। तो जो 36 किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। कितना आ रहा है ए की वैल्यू? 129 है। यू स्क्वायर कितना है? यू स्क्वायर 36 है। नहीं नहीं, यू 30 मैं बोल तो रहा हूँ, पहले उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करो, क्योंकि वो तो किलोमीटर पर आवर में दे रहा है। टाइम कहाँ है? डिस्टेंस दे रखी है ना, s = 5 मीटर। मैं वो टी लिख दिया था, s = 5 मीटर दे रखी है। u कितना है? u = 36 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो 36 into 10⁻³ मीटर पर आवर, आर मीन 60 मिनट into 60 सेकंड। तो 6 कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। u 10 मीटर पर सेकंड है। अब u 10 है, v 0 है, s 5 दे रखा है। एक कितना हो जाएगा? 10 10 100 2 5 10 10 ही तो हुआ। तो यहाँ रखो कितना हो गया? 10 into 10 upon 2 into 5 equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए हमें पता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? यहाँ पे 10 रखो है ना, और जी कितना है? 10। ये यहाँ 1 हो गया, ठीक है। अब म्यू की वैल्यू कितनी है? 4/3। तो 4/3 cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 1। तो 4 cos थीटा इक्वल टू 1 प्लस 3 sin थीटा। अब ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। करो इसे, इक्वेशन को तो सॉल्व कर सकते हो ना, इसको करो। कितना आ रहा है इसको? इसको लिख सकते हैं 4 cos थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर टू इक्वल टू 1 प्लस 3 sin थीटा। इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, इसका तो 16 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 3 हो जाएगा। ये 3 हो जाएगा, ठीक है।
स्क्वायर 9 प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 18 साइन कितना ही आएगा करो सॉल्व कितना आ गया फाइनली थीटा का डिग्री में दे रखा है 16 डिग्री दे रखा है कोई नहीं ये निकाल लेता हूँ उसे कितना आएगा तो ये आ जाएगा 16 माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9 प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 18 साइन थीटा इसको इधर ले जाते हैं पूरा तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 और माइनस 16 कितना हो गया 7 माइनस 7 प्लस 18 साइन थीटा इक्वल टू 0 और 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 18 साइन थीटा माइनस 7 इक्वल टू 0 अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 25 साइन थीटा माइनस 7 साइन थीटा तो 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन थीटा माइनस 7 साइन थीटा माइनस 7 इक्वल टू 0 तो 25 साइन थीटा तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1 माइनस 7 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 तो साइन थीटा प्लस 1 25 साइन थीटा माइनस 7 तो आंसर कितना आ गया थीटा साइन ये वाला आंसर हो जाएगा 25 साइन थीटा इक्वल टू 7 और साइन थीटा इक्वल टू 7 बाई 25 और थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 7 बाई 25 ये आंसर हो जाएगा ठीक है और ये 16 डिग्री के बराबर ही आ रहा होगा नहीं तो अगर किसी पे कैलकुलेटर एक प्रॉब्लम लिखो ये कुछ इस तरह की प्रॉब्लम जिसमें कि मैथमेटिकल ये तो ऐसी थी कि जिसमें मैथमेटिक्स काफी है ना सही बात है कोई नहीं आगे में जो प्रॉब्लम करा था उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा वो मैथमेटिक्स नहीं होगा उसमें केवल कंसेप्ट होगा एक्चुअली दिक्कत क्या है जो नीट वाला की प्रॉब्लम है वो केवल कंसेप्ट के साथ है लेकिन जी वाला की प्रॉब्लम ऐसी आती है कि उसमें मैथ भी इन्वॉल्व होता ही होता है मैथ आपको आना ही आना चाहिए ये नीट वालों के लिए नहीं था खैर ये जी वालों के लिए एडवांस मैं एक प्रॉब्लम बोलता हूँ जो दोनों के लिए है ठीक है
वैसे ये जो इसमें इसका जो मैथमेटिक्स था ना वो 10th लेवल का ही मैथमेटिक्स है, 10th से ऊपर नहीं था इसमें। ये जो ट्रिग्नोमेट्री थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो कब पढ़ते हो, 10th में पढ़ते हो ना ये, तो वही तो यूज हो रहा था बस इसमें, है ना। तो इसमें जो मैथमेटिक्स यूज हुआ है वो 10th से ऊपर का नहीं था वैसे। जो भाई ये कोई एक आदमी है ना, और ये कोई ना एक जैसे लिफ्ट नहीं होती, छोटी सी होती है ना, उसमें वो ऊपर अगर चढ़े है तो उसने क्या किया हुआ, वो थोड़ा उसमें ऊपर चढ़ गया और इस वाली दीवार को इधर पुश कर रहा है और हाथों से और पैरों से आगे पुश कर रहा है ना। तो अब तुम्हें ये निकाल, और इसका वजन है 40 किलो, जो आदमी है ना उसका वजन है 40 किलो, 40 ही है, देखो कितना है, 40 किलो दे रखा है ना। और जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है वो 0.8 दे रखा है। जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है यहाँ पे u इक्वल टू 0.8, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों साइड में दीवारों पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.8। तो दो इसमें क्या बताना है, सो दैट द पर्सन पुशेस द टू वॉल्स विद इक्वल फोर्स। वो जितने फोर्स से हाथ और पैरों से आगे दीवार को पुश कर रहा है उतने ही फोर्स से पीछे वाली दीवार को पुश कर रहा है। एक तो ये प्रूव करना है, हाँ नहीं लगा तो रहा ही। फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय ईदर वाल ऑन द पर्सन, और ये फोर्स बताना है कि कितना लगा रहा है। ये रिएक्शन निकालनी है बेसिकली दीवार की वजह से जो उसमें लग रही है। नीट वाले कैसे निकालेंगे बेटा इसको, हाँ फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे इसका, है ना। तो इस पे क्या है, इधर से मान लो हाथ और पैर दोनों की वजह से एक फोर्स मान लेते हैं कि R लग रहा है ना। मान लो ये दीवार 1 थी, ये 2 है, तो 1 लगा रही है R1, है ना, और 2 भी लगा रही होगी एक फोर्स R2, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है, ये R2 लगा रही है। ऐसे तो लगाएगा भाई, तो ये ऐसे थोड़ी है कि ये ऐसे थोड़ी है, आगे ही लगा रहा है ना। हाँ तो अब इसमें m की किधर है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड, लेकिन गिर नहीं रहा है ना, यानी उसको फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, एक इसकी वजह से दीवार की वजह से, एक इसकी वजह से। तो F1 और F, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। यही हुआ ना, यही पॉसिबल फोर्स है जो इस पे लगे हुए हैं। अब क्योंकि ये स्टेबल है, गिर नहीं रहा है, तो R1 इज इक्वल टू R2, है ना। R1 इज इक्वल टू R2 बिकॉज़ क्योंकि इक्विलिब्रियम में है ना। तो R1 इक्वल टू R2 हो गया, R मान सकते हैं, और ये R हमें निकालना है। कैसे निकालोगे आप, हाँ फ्रिक्शनल फोर्स, F1 F2 दोनों फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों अलग, दोनों अलग,
दोनों अलग जगह निकलेंगे। हाँ, दोनों अलग अलग ली वालों पे ही लग रहे हैं, बट दोनों की वैल्यू तो बराबर होगी क्योंकि रिएक्शन जो है R1 = R2 है। सेम। फोर्स कितना हो जाएगा? F1 = F2। तो mg = 2F हो जाएगा यहाँ। तो F1 = F2 = R और mg = F1 + F2। यही है ना? यस सर। तो ये कितना हो गया? 2 म्यू आर। म्यू गिवन है 0.8, एम गिवन है 40, आर निकालना है। कितना आ गया? 400 डिवाइड बाई 2 × 8 1.6 कितना हो गया? 16 25 250 हो गया। यस। So R comes out to be 40 × 10 upon 2 × 0.8 = 250 न्यूटन। ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना? यस सर। ये सारे आंसर हुई है। हाँ? मेरे पास ये बुक है, मैं तुम्हें लिंक भेज दूँ। तुम मुझे ना एक काम करो, अपना मोबाइल नंबर दे दो, मैं तुम्हें लिंक भेज दूँ। मेरे पास वो बुक है। ग्रुप में ऐड हो, ग्रुप में भेज दूँ लिंक। मैं ग्रुप में लिंक भेज रहा हूँ। ये मेरे पास इसकी सॉफ्ट कॉपी है। ये वाली प्रॉब्लम सबके समझ में आई थी ना? ये कैसे करेंगे? अच्छा, एक प्रॉब्लम और करते हैं, भेज रहा हूँ। A block of mass 2 kg is pushed against a rough vertical wall with a force of 40 Newton। फिर से उसी टाइप का जो पहले कराया था, एक है ना, कि कोई 2 kg का मास है, उस पर 40 न्यूटन का फ्रिक्शन लगा है ना। ये इस तरह से वॉल है, यहाँ पे 2 kg का कोई ब्लॉक है, इसमें 40 न्यूटन फोर्स लगा। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो दे रखा है वो 0.5 है। Another horizontal force of 15 Newton is applied on the block। अभी तक तो ये था, उसके अलावा अब एडिशन क्या हो रहा है? Another horizontal force of 15 Newton is applied on the block in a direction parallel to the wall। तुम इसे 40 न्यूटन से ऐसे दबा रहे थे, एक 15 न्यूटन का फोर्स इधर और पैरेलल, मतलब कोई है जो इधर और फोर्स कर रहा है ना, तो इसके परपेंडिकुलर में लग रहा है बेसिकली 40 के परपेंडिकुलर। So 15 Newton is applied on the block in a direction parallel to the wall। Will the block move? ये बताना है, क्या ब्लॉक मूव करेगा? हाँ?
ऐसे थोड़ी है कि दो सर पहले सॉल्व करना पड़ेगा ना, सॉल्व करो। ये प्रॉब्लम देखो समझो, ये है इसे 40 न्यूटन से फोर्स किया जा रहा है ना आगे की ओर, और साथ ही साथ एक 15 न्यूटन का फोर्स पड़ा है अलोंग द वॉल, है ना, दीवार के पैरेलल में एक और फोर्स लगा है। एक तो 40 से मैं इधर फोर्स कर रहा हूँ, एक 15 से इधर भी फोर्स कर रहा हूँ। तो अब ये बताना कि ये मूव करेगा कि नहीं, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.5, मास 2 kg दे रखा है। इसमें जो एडवांस की प्रॉब्लम दे रखी है ना, ये मैं देख रहा था, इसमें एडवांस के एक्चुअली न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की आधी प्रॉब्लम है, क्योंकि आधी इसमें रोटेशन की भी डाल रखी है। तो सॉल्व तुम तभी कर पाओगे जब रोटेशनल मैकेनिक्स वाला भी पूरा कर लोगे। बेसिकली जब पूरी मैकेनिक्स कवर हो जाती है ना रोटेशनल तक की, उसके बाद ही न्यूमेरिकल निकाल पाते हैं सारे के सारे। मतलब ठीक है, प्रॉब्लम जो हम कर रहे हैं अभी वो भी कर रहे हैं, लेकिन जो थोड़ी मुश्किल प्रॉब्लम होती है ना, वो आदमी तभी निकाल पाता है जब रोटेशनल मैकेनिक्स तक की उसके कंसेप्ट क्लियर है। क्योंकि कोई रॉड दे दी ऐसे टिकी हुई है, अब पूछ लेगा एंगल निकालो, तो वो उसमें ना वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी तो है। अगर वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है उसके साथ साथ रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, कहीं रोटेट नहीं हो रही है। जब तक वो नहीं पढ़ोगे तब तक सारे क्वेश्चन नहीं निकल पाओगे। पता ब्लॉक मूव कर पाएगा कि नहीं? ये नीट अब बिना क्वालिफिकेशन मिलते हैं। आ गया ना? 2 ग्रुप थे नीट के इसमें, पर पता नहीं एक क्या पाया। दो ग्रुप है, मैंने दोनों में भेज दिए, ठीक है, वो डाउनलोड कर लो। अच्छा एक बात, इस केस में जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कितना होगा? एन इधर लग रहा है, हम फोर्स लगा रहे हैं 40 न्यूटन का, तो दीवार भी लगाएगी इस ऑब्जेक्ट पे 40 न्यूटन, तो एन तो कितना हो गया 40 न्यूटन, तो फ्रिक्शन कितना होगा म्यू एन 0.5 into 40 20 न्यूटन। यस सर। अब बात ये है कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है? 15 और लगाया है। यस। और नीचे 20 लग रहा है, टोटल कितना हो गया 35। वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है और एक लग रहा है इस तरह से, एक लग रहा है 15 इधर से, ये 20 इधर लग रहा है ना। सो एम जी इधर लग रहा है और 15 न्यूटन इधर लग रहा है। तो टोटल फोर्स कितना हो गया? a² + b² + 2ab cos θ²
प्लस 2 into 50 into 20 cos 90 डिग्री। हाँ, रिजल्टेंट कितना हो गया इसका? सीधा सा 20 से ज्यादा आएगा, 20 से ज्यादा आएगा ना, क्योंकि अगर ये भी 0 होता तब भी इधर 15 का स्क्वायर है, तो 20 से तो ज्यादा ही आना है। 25 आ गया, ठीक है। अब वो 20 से ज्यादा है ना 25, जबकि मैक्सिमम फोर्स कितना था फ्रिक्शन का? 20, और तुम लगा रहे हो 25। कट जाएगा। अरे यार, जो मैक्सिमम फोर्स है फ्रिक्शन का वो 20 है, तुम 25 लगा रहे हो, तो मूव करेगा ना, तो डेफिनेटली इट विल मूव। कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा? जो रिएक्टेंट की डायरेक्शन आएगी ये है ना, जो रिएक्टेंट है इधर वो मूव करेगा। फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? अभी इधर है ना। एंगल भी निकाल सकते हो, किस एंगल पे लग रहा हो, y/x कर दो, एंगल निकल आएगा, है ना। ये क्लियर है ना? एक प्रॉब्लम और कराता हूं तुम्हें। प्रॉब्लम 22, तुम्हारे पास बुक है ना? देखो उसमें जिस पे डाउनलोड हो गई है वो देख सकता है ना। प्रॉब्लम 22 देखो, इसमें क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है ना। हाँ, दो, ये मैं जो प्रॉब्लम कर रहा हूँ 2 ब्लॉक की है, ये प्रॉब्लम 3 ब्लॉक की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, कंसेप्ट वही रहेगा, है ना। तो 2 kg ब्लॉक 4 के ऊपर रखा हुआ है, स्मूथ सरफेस है, फोर्स पॉइंट है, 12 न्यूटन फोर्स। तो प्रॉब्लम 22, एक हमें स्मूथ सरफेस दे रखा है, इसमें एक ब्लॉक रखा है 4 kg का, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है 2 kg का, लेकिन इन दोनों के बीच की जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो म्यू है दैट इज इक्वल टू 0.2, म्यू 0.2 है। अब तुम्हें निकालना है कि अगर हम इसमें 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें तो दोनों का हमें एक्सीलरेशन बताना है ना। पहले केस में हम 4 kg पे अप्लाई कर रहे हैं, दूसरे केस में 12 kg पे अप्लाई करेंगे, और दोनों ही केस में हमें एक्सीलरेशन निकालना है। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? एक स्मूथ सरफेस है, उसमें 4 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, 4 के ऊपर 2 का रखा हुआ है, उन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो 0.2 है। अब एक बार में क्या करता हूँ, 2 kg पे 12 न्यूटन लगा रहा हूँ, तो उस केस में एक्सीलरेशन बताना है दोनों का। दूसरे केस में मैं 4 kg पे 12 न्यूटन बता रहा हूँ, इस केस में भी हमें एक्सीलरेशन बताना है दोनों का। क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें? समझ में आ रहा है? कितना आया पहले वाले केस में 2 kg ब्लॉक पे 12 न्यूटन का फोर्स लगा, आंसर कितना आ रहा है?
बातें मत करो आप लोग। देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। अब 2 kg पे हमें 12 न्यूटन लगा है ना, एक 12 न्यूटन इधर लगा है। अब अगर ये इधर आगे मूव करना चाहिए था तो इसकी वजह से एक फोर्स पीछे लगेगा, फ्रिक्शन 2 mg नीचे की तरफ और रिएक्शन n ऊपर की तरफ, इसे n1 बोलते हैं मान लो, है ना? इतना ही है ना? n1 इक्वल्स टू mg, n1 इक्वल्स टू, बेटा बातें मत करो, हो रहा है डाउनलोड ठीक है, नहीं हो रहा मत करो, बातें मत करो, ठीक है? n1 इक्वल्स टू mg हो जाएगा, तो n1 इक्वल्स टू mg, m is 2 g is 10 तो 20, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो गया? म्यू एन, तो फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू एन इक्वल्स टू 0.2 into 20 इक्वल्स टू 4 न्यूटन। उधर 4 न्यूटन लग रहा था, उस पर केवल फ्रिक्शन फोर्स हम खींच रहे हैं बाहर से, तो डेफिनेटली वो मूव करेगा, है ना? तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? 12 माइनस 4, तो f माइनस सॉरी 12 माइनस f इक्वल्स टू m, तो 12 माइनस f इज 4 इक्वल्स टू m, 2 a, कितना हो गया? a इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पहले वाले ब्लॉक का होगा 2 kg का। अब 4 के लिए क्या होगा? क्या करें? सीधा था वो आगे जा रहा था, वो उस पे फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? तो वो जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो डायरेक्शन किधर है? आगे की तरफ, जब इस पे पीछे की तरफ लग रहा है तो जो नीचे वाला ब्लॉक है उसको आगे की तरफ लगेगा, तो उसमें 4 न्यूटन लग रहा है, तो 4/4 है ना? तो सेकंड ब्लॉक के लिए क्या है? ये 4 kg के लिए, और इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? लेकिन ये वाली तो स्मूथ है, तो हमें एन निकालने से कोई फायदा नहीं है ना? हमें क्या देखना है इस पे? वैसे फिर भी अगर निकालें तो mg इधर का डाउनवर्ड, एक n2 इधर था और n1 नीचे था, ये था। बट हमें क्योंकि फ्रिक्शन निकालना नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें केवल इस सरफेस का निकालना था ना। तो अगर इसकी वजह से इस पे 4 न्यूटन लग रहा था पीछे की तरफ, तो ये किधर लगाएगा? 4 न्यूटन आगे की तरफ लगा देगा, तो अब इस पे 4 न्यूटन ही फोर्स लग रहा है, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? F इक्वल टू m, so 4/4, तो एक्सीलरेशन विल बी 1, so F इक्वल टू m, but F is 4, A is equal to 4/m equals to 4/4, 1 meter per second। अगर मैं ऊपर वाले पे लगा रहा हूँ 12 kg, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पहला केस समझ में आया था, दूसरे केस में क्या हो रहा है? जब देखो अगर ऊपर वाली बॉडी पे पीछे की तरफ लग रहा है फोर्स, तो नीचे वाली बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ है, और इसीलिए वो भी आगे ही मूव करेगी, तो 4/4। अब इंस्टेड ऑफ 2 kg अगर मैं 4 kg पे फोर्स लगा रहा हूँ 12 न्यूटन, तो इस केस में क्या होगा बताओ? इस केस में एक्सीलरेशन होगा ये वाला
एक्सीलरेशन कितना होगा? अच्छा, पहले तो ये होता है ये दोनों ब्लॉक साथ मूव करेंगे या नहीं करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में बोलते हैं। तो जब एक साथ आ रहे हैं 12 न्यूटन लगा रहे हैं नीचे वाली सरफेस चाके के, उधर फ्रिक्शन फोर्स 0 है ना। और अगर हम ये मान लें कि दोनों ही ब्लॉक साथ जा रहे हैं, मान लो अगर मान लें दोनों ही ब्लॉक साथ जा रहे हैं तो एक्सीलरेशन कितना होगा? 12/4 = 6, 2 मीटर पर सेकंड। अब 2 मीटर पर सेकंड इस तरह अगर मान लीजिए जा रहा है तो इसको भी तो फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करा दें ना ऊपर वाले को, है ना। और जब मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है 4, तो 2 × 2 ऑलरेडी 4 हो रहा है। अगर 2 से ज्यादा ले जाते हैं हम खींच के, अगर 12 से ज्यादा फोर्स लगा देंगे ना, मान लो 20 लगा दिया अगर, तब फिर ऐसा होगा कि m पीछे जाएगा और 2 kg वाला पीछे जाएगा और 4 kg वाला आगे जाएगा। लेकिन अब तो 12 kg दोनों साथ चलेंगे। 12 kg से कम लगा रहे हो तब भी दोनों साथ चल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम हमने लगाया 12, तो उसकी वजह से जो अगर साथ चले होते तो एक्सीलरेशन आता दैट इज कमिंग आउट टू 2। और क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है दैट इज आल्सो 4, वो केवल 4 है ना। तो कितना एक्सीलरेशन आना चाहिए था ऊपर वाले ब्लॉक को अगर हम केवल कंसीडर करते 4/2 जो कि आ रहा है ना। तो दोनों को साथ ही साथ चलते हैं। लेकिन अगर हम इसमें फोर्स 12 न्यूटन से ज्यादा लगा देंगे तो वो 4 वाला आगे जाएगा और 2 वाला पीछे आएगा। ठीक है, ये क्लियर है? हल तो नहीं है जो भी है सर्कुलर मोशन पड़ेगा।